हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया अगेन। तो यार ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो हमारे चैनल पर। और यार पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉन कॉपरेशन, रॉलेट एक्ट। आज हम लोग जो नॉन कॉपरेशन का जो असर रहा एक तरीके से, वो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यार ये पता करते हैं कि नॉन कॉपरेशन हुआ क्या। हाँ, तो फिलिप्स में एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा याद रखेंगे सब लोग। जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब इसको अलग अलग जगह पे लोगों ने लिया कैसे, ये आज का हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये अलग अलग जगहों पे लिया गया इस मूवमेंट को, है ना। इस मूवमेंट में क्या था, कैसे करना था, वो सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी एक ब्रीफ सा आइडिया देने के लिए आपको दोबारा से बता देते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था कि हम लोग अब ब्रिटिश के साथ और ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे। और खिलाफत इशू ये था कि ऑटोमन टर्की का जो खलीफा एम्परर था उसके ऊपर कुछ हर्ष पीस ट्रीटी साइन होने वाली थी जिसके खिलाफ मुस्लिम्स थे। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग की वजह से अपने आप ही उठ गया और खिलाफत मूवमेंट को उठाया गया, है ना। तो जिससे कि हिंदूज और मुस्लिम यूनाइट होकर फाइट कर सके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब ये बात करते हैं कि यार ये मूवमेंट अलग अलग जगहों पे कैसे चला। सबसे पहले द मूवमेंट इन द टाउन्स। मूवमेंट इन द टाउन्स या टाउन्स, सबसे बड़ी बात तो आज हमारे पास सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो टाउन्स थे वो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से मॉडर्न यूनिट आप कह सकते हैं। जितनी भी अच्छी प्रैक्टिसेस होती थी, जैसे कि एजुकेशन है, लॉ प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी टाउन्स में ही होती थी। तो टाउन इस वजह से सबसे अपर स्ट्राटा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो अपर स्ट्राटा था वो टाउन्स था। तो ये टाउन्स में किस तरीके से हुआ, टाउन्स में भी लोग बहुत ज़्यादा गांधीवादी थे। टाउन्स में ऐसा नहीं था कि लोगों को इस बात का पता नहीं था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तो टाउन्स में लोगों ने क्या किया, टाउन्स में लोगों ने जैसे कि स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने वहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया, है ना। और बाकी सारी चीज़ें जैसे लॉयर्स थे, उन्होंने जजेस थे इंडियन, जो उन सभी लोगों ने वहाँ पे ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस जो थे पर्टिकुलरली, जैसे कि कोर्ट हो गया, जैसे कि स्कूल्स हो गए, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए बाकी के, तो इन सभी में जाना बंद कर दिया। तो ये था द मूवमेंट इन टाउन्स, है ना। दूसरी बात यार, एक चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है कि एक जगह था जहाँ पे एक्सेप्शन आया था। अब यहाँ पे हालांकि हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पर फिर भी एक्सेप्शन यहाँ पे भी आ जाते हैं। तो यार एक जस्टिस पार्टी थी मद्रास की, जस्टिस पार्टी थी मद्रास की, उसने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनको पहली बार बेचारों को चांस मिल रहा था काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेने का, और काउंसिल इलेक्शंस उस समय वो चीज़ थी जिनको केवल ब्राह्मण्स को एक्सेस थी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ब्राह्मण्स जो थे मद्रास के, केवल उनको एक्सेस थी काउंसिल इलेक्शंस में पार्ट लेने की, लेकिन जस्टिस पार्टी जो थी वो नॉन ब्राह्मण्स की थी। तो इस वजह से जो है उनको ये एज एन अपॉर्चुनिटी दिखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्राह्मण्स की जो पार्टी है वो पार्ट नहीं लेंगी, और जस्टिस पार्टी को ये एज एन अपॉर्चुनिटी दिखा कि जिससे कि हम लोग नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट को तो अनफॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काउंसिल इलेक्शंस में किसी तरीके से पार्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया कि जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास की, ये केस स्टडी है छोटी सी जो आपके पैराग्राफ में, मेन पैराग्राफ में दी हुई है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका कभी बार जिक्र हो जाता है। अगला कि यार अब ये मूवमेंट फेल कैसे हुआ। ठीक है, सबने जाना बंद कर दिया, ये बात समझ में आ रही है हमें कि सबने जो है लॉयर्स ने जाना बंद कर दिया, सभी लोगों ने जाना बंद कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि कोई भी जो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जिनमें कि वो लोग जा सकें। कोई भी ऑल्टरनेटिव चीज़ें नहीं थी। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश का अगर कोर्ट बंद कर दें हम लोग तो इंडियन का उसी स्ट्रेटा का कोर्ट हो, या फिर कोर्ट तो अलग ही चीज़ होगी। अगर हम लोगों ने ब्रिटिश कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया, मतलब उसमें जाना बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं था कि इंडियन इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा ही हो। तो इस वजह से जो है ये चीज़ जो फेल हो गई, है ना। अब दूसरी चीज़ आती है यार क्लॉथ इंपोर्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? क्लॉथ इंपोर्ट से रिलेटेड।
यार ब्रिटिशर्स के हम लोगों ने क्लॉथ भी लेना बंद कर दिए। एक्चुअली क्लॉथ जो थे ना उस समय पे इंडस्ट्रियल, अगर आप पढ़ते ना तो चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हालांकि वो कट गया है, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि ब्रिटिशर्स का बहुत जो क्लॉथ का इम्पोर्ट था, वो इंडिया में बहुत क्लॉथ का इम्पोर्ट होता था। तो इसमें एक बहुत अच्छी सी स्टैट्स दी हुई है कि पहले 102 करोड़ रुपए का जो क्लॉथ का इम्पोर्ट था 1920 में, वो शायद हाफ रह गया था 1921 में, जो कि था 57 करोड़। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज था ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। तो इसकी वजह से जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, इंडियन हैंडलूम्स थे, उनको एकदम से एकदम बूस्ट अप सा मिला कि इंडियन टेक्सटाइल्स और हैंडलूम्स के मज़े से आ गए एकदम, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो पता है क्या होता है, लेकिन जो खादी था, है ना, अपना इंडियन क्लोथ कौन सा है, खादी, ये इंपॉर्टेंट है ना। कहीं पे भी खादी जो है प्रॉपर इंडियन क्लोथ है। तो खादी जो था बहुत हैवी रहता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो जो पुअर स्ट्रेटा था, अब ऐसा तो है नहीं टाउन्स में कोई पुअर नहीं होगा, तो टाउन्स का जो पुअर स्ट्रेटा था वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। इस वजह से हम लोगों ने फिर से मशीन मेड जो क्लोथ्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको वापस से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो खादी की एक्सपेंसिव होना और इंडियन ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस का ना होना, ये दो कारण बने कि जो मूवमेंट इन द टाउन्स था वो फेल हो गया। इन्हीं दो कारणों से मूवमेंट इन द टाउन्स जो था वो फेल हो गया, क्योंकि कोई भी ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे लोगों के पास। ताकि वो ब्रिटिशर्स का तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा अगर वो किसी के पास जाना चाहें तो कोई ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, है ना। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये थी कि जैसे जैसे अगर वो चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे, जैसे अगर उन्होंने मैन मेड मशीन मेड को हटा के अगर खादी को उन्होंने स्विच किया, तो उसमें वो खादी बहुत एक्सपेंसिव पड़ा उनको। तो इस वजह से जो द मूवमेंट इन टाउन्स था वो ऑलमोस्ट फेल हो गया। अब आता है रिबेलियन इन द कंट्री साइड। यार अब ये जो टॉपिक है ना, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, इसमें आपकी दो केस स्टडीज पे बेस्ड है। पूरा पैराग्राफ ये दो केस स्टडीज पे बेस्ड है। सबसे पहली केस स्टडी आती है आपकी अवध की, है ना। अवध में क्या होता है यार, अवध में जो पीजेंट्स थे, अवध में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें पीजेंट से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग इसी तरीके से लिंक करेंगे। अवध में मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है पीजेंट से रिलेटेड है ना। तो अवध में क्या होता है कि एक बाबा रामचंद्र होते हैं, बाबा रामचंद्र, है ना। तो ये बाबा रामचंद्र जी जो होते हैं, ये अवध के जितने भी पीजेंट्स होते हैं उनको लीड करते हैं। और ये बाबा रामचंद्र की पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, पूछ लिया जाता है कि ये जो बाबा रामचंद्र थे, ये एज अ इंटेंडर्ड लेबरर, ठीक है, एज अ इंटेंडर्ड लेबरर काम कर चुके थे। कहाँ पे, फिजी में एज अ इंटेंडर्ड लेबर काम कर चुके थे। तो ये वहाँ से आके अब इन्होंने अवध में जो है पीजेंट्स को हेड किया। अवध में पीजेंट्स को क्या दिक्कत थी, सेम वही दिक्कत, टैक्सेशन इंक्रीज और मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था, और वही सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे तौलकदार और मर्चेंट्स की वो चलती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी अवध में पीजेंट्स की गुस्से का कारण बनी। तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड बाबा रामचंद्र जी ने, जो कि इंटेंडेड लेबर थे फिजी में, इन्होंने आके अवध में पीजेंट्स को लीड किया। अब क्या होता है, चलो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने लीड किया अवध में पीजेंट्स को, हम भी बहुत खुश हैं। अब क्या है कि अब जून 1920 में एंटर होते हैं यहाँ पे, जून 1920 में यहाँ पे एंटर होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने भी अवध के जो पीजेंट्स थे बाबा रामचंद्र जी के साथ, अब इन्होंने भी अवध के जो पीजेंट्स थे, इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सुनना स्टार्ट किया, और बाबा रामचंद्र जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा बनाई। औध किसान सभा, अब यार औध किसान सभा ये कब बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, और ये औध किसान सभा क्या है,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नंबर के पर्सपेक्टिव से, तो इसको ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनी, जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा रामचंद्र जी ने बनाई, है ना। कहाँ पे बनाई? अवध के पीजेंट्स के बीच में बनाई, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है? अवध किसान सभा। अब अवध किसान सभा भी बन गई, चलो बहुत अच्छी बात है, अवध किसान सभा बन गई। अब अवध किसान सभा में क्या होता है? अवध किसान सभा एक तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसकी ओवर 300 ब्रांचेस हो गई, ओवर 300 ब्रांचेस हो गई इसकी, है ना। और सारी चीज़ें अब तक बहुत अच्छी चल रही थी। एक पेस जो चाहिए था, जो एक रिक्वायर्ड पेस चाहिए था, वो हमें मिल गया अवध किसान सभा से। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई। जैसे जैसे 1920 से 1921 आया, 1921 में क्या किया कि पीजेंट्स का जो दिमाग है वो फिर गया। उन्होंने कहा कि यार अब तो हम ही सब कुछ है, अब तो हमने सब कुछ। और जब ये चीज़ हो जाती है तो दिक्कत आ जाती है। जैसे कि क्या हुआ कि इन्होंने तौलकदार्स और मर्चेंट्स को लूटना स्टार्ट कर दिया। गांधी जी के नाम पे वायलेंस मचाने लग गए और सारी चीज़ें मतलब इन लॉफुल प्रैक्टिसेस चालू करने लग गए, जिसकी वजह से जो इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। तो अब यार ये जो हमने पढ़ी ये थी केस स्टडी अवध की। अवध में बाबा रामचंद्र जी थे, बाबा रामचंद्र जी का सपोर्ट दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उन्होंने दोनों ने मिलके अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बनाई, जिसकी ओवर 300 ब्रांचेस हो गई। लेकिन 1921 आते आते ये सारी चीज़ें फेल हो गई, क्योंकि जो अभी तक नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वो एकदम से प्रवोक होके वायलेंट हो गया। तो इस वजह से ये एक छोटी सी केस स्टडी थी। अब यार दूसरी चीज़ आती है ना, अब आती है दूसरी केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी क्या कहती है? दूसरी केस स्टडी है ट्राइबल्स की, है ना। ये अवध जो है ये पीजेंट्स का था, ये भी कंट्री साइड में आया, है ना। और ट्राइबल्स जो था ये भी कंट्री साइड में आया। अब ये जो ट्राइबल्स की केस स्टडी आती है, ये आती है कहाँ से? गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो यार ये जो गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश थे, अब यहाँ पे एक जो ट्राइबल्स की जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी उसको हम लोग कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। इन्होंने क्या कहा कि इनके एक हेड बने जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। अब इन पे पता है आपको पिक्चर भी बन रही है, मतलब एक मूवी भी बन रही है, साउथ इंडियन मूवी RRR करके, अल्लूरी सीताराम राजू उसमें एज अ फोक हीरो है। हालांकि ये असली में भी थे, लेकिन ये बाय द टाइम फोक हीरो ही हो गए, है ना। अब इन्होंने क्या कहा, इनके हेड बने अल्लूरी सीताराम राजू। अब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा, है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ट्राइबल्स को एंकरेज किया ताकि वो ड्रिंकिंग को गिव अप कर दें, गिव अप ड्रिंकिंग, है ना। वियर खादी, ठीक है, ठीक है, वियर खादी, ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा एंकरेज किया। लेकिन इन्होंने एक छोटी सी प्रॉब्लम कहाँ कर दी, इन्होंने एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम कर दी। इन्होंने छोटी सी प्रॉब्लम ये कर दी कि इन्होंने ये कहा कि गांधी जी पूरी तरीके से सही नहीं है। गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस से हम जीतेंगे, लेकिन असली जो जीत होगी वो आएगी वायलेंस से। और कैसे आएगी? गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी से आएगी। और हम लोगों ने मतलब लोगों को मारना पीटना है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा, और इनसे ज़्यादा लोगों ने इनको सुपीरियर समझा। इनको मतलब गॉड का अवतार मानने लग गए लोग। तो जब इतनी सारी चीज़ें आ जाती है तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं, है ना। तो क्या होता है कि अल्लूरी सीताराम राजू को गॉड का इनकारनेशन मानने लग गए। अल्लूरी सीताराम राजू सब कुछ हैं, और इन्होंने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा जब चीज़ें पीसफुल हो गया तो 1924 में यार फाइनली 1924 में इनको अरेस्ट कर लिया गया और फाइनली मार दिया गया, ठीक है। 1924 में इनको फाइनली अरेस्ट कर दिया गया और मार दिया गया। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है बाय द टाइम एक फोक हीरो बन के रह गए। तो यार ये थी गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की केस स्टडी, ठीक है। अल्लूरी सीताराम राजू इनके फोक टाइम हीरो थे।
इन्हें 1924 में अरेस्ट कर लिया गया और मार दिया गया। इनकी जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी, ये भी कभी बार पूछ लेते हैं, तो इनकी गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी थी। बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, ऐसा लगता है कोई कुंफू पांडा का नाम है, बट फिर भी यही थी। ठीक है, अब आते हैं यार, दो चीज़ें यहाँ पे ना, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, मतलब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेन जो पैराग्राफ है उसमें नहीं दी हुई है, लेकिन अलग से एक ब्लू बॉक्स में ये दिया हुआ है और एक सोर्स में ये दिया हुआ है। ये भी मैंने पिछले साल के पेपर उठाए थे तो उनमें आ गया था। तो ये है क्या है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली आंदोलन करवाया था। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टैट है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यूनिक सा। हाँ, तो लेकिन 1928 में आपको ईयर ध्यान रखना है। किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। कौन सा आंदोलन कराया था? बारदोली आंदोलन करवाया था। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे और कुछ नहीं है इसमें। अगला, अच्छा, जब ये सब चीज़ें चल रही थी अवध वाला, तो 6 जनवरी 1921 में एक बहुत ही मतलब इंसिडेंट हो गया था रायबरेली यूनाइटेड प्रोविंसेस में। ये जगह याद रखनी है, ये डेट याद रखनी है। रायबरेली यूनाइटेड प्रोविंसेस में जो है फायर ओपन कर दी थी, जो पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था पीजेंट्स का, उसके ऊपर फायर ओपन कर दी थी 6 जनवरी 1921 में, है ना। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी को गुस्सा आया और जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्पीच दी थी। तो ये एक सोर्स का पार्ट है, स्पीच भी दी हुई है, हालांकि स्पीच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, कौन गया था, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला यार आपका लास्ट वाला आता है स्वराज इन द प्लांटेशंस, है ना। अब सब ने अपना अपना ले लिया, टाउन्स में ले लिया, गुंडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, अवध में ले लिया। अब स्वराज इन द प्लांटेशंस भी पढ़ लेते हैं। ये प्लांटेशंस में लोगों ने किस तरीके से जो है स्वराज का नोशन उठाया। यार सबका ना नोशन अलग अलग था, ये वर्ड मैंने एक्चुअली पहले यूज नहीं किया, बट सही वर्ड इसके लिए यही होगा। स्वराज के लिए जो सबका नोशन था वो अलग अलग था। गांधी जी ने ये तो बता दिया कि लड़ना कैसे है, गांधी जी ने ये तो बता दिया कि लड़ना है, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़ना कैसे है ना। तो स्वराज इन द प्लांटेशन। अब पता है प्लांटेशन वर्कर्स के लिए एक एक्ट लागू था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई जगह देख लिया है ना, फिलिप्स और एमसीक्यू में कई बार देख लिया है मैंने, है ना। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 प्लांटेशन वर्कर्स पे लागू था। अब ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या कहता था कि प्लांटेशन वर्कर्स जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनको प्लांटेशन से बाहर जाने की इजाजत नहीं है ना। तो इन्होंने क्या सोचा, अरे यार अब तो स्वराज आने वाला है, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, तो अब तो हम बाहर जा सकते हैं। तो ये बिना किसी की परमिशन के इन्होंने ये वाला जो एक्ट है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसको तोड़ दिया। और इसको तोड़ने के कारण इनको, जैसे अब ये अपने घर तक तो पहुंच नहीं पाए, तो वहीं पे इनको किसी में रेल की पटरियों के पास पकड़ लिया, कभी कहीं पकड़ लिया, कभी कहीं पकड़ लिया, और पकड़ के फिर इनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया, है ना। तो इस वजह से जो इनका स्वराज के लिए नोशन था वो अलग था, तो इस वजह से इनको भी कभी मतलब इनका जो मूवमेंट था स्वराज इन द प्लांटेशंस, ये भी कभी सक्सीड नहीं हो पाया, है ना। तो यार इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। हमने यही पढ़ा कि सबने स्वराज का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का किस तरीके से अपना ही मतलब निकाला, है ना। तो जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसके कारण सारी चीज़ें सही से हो नहीं पाई। तो यही था, है ना। अब अगला 3 और 4 पार्ट और है ना इसके। अब ये एक्चुअली इसके टोटल है 4 पार्ट्स हैं, तो अभी 3rd पार्ट और 4th पार्ट भी आने वाला है। हाँ, अब 3rd पार्ट और 4th पार्ट बहुत जल्दी निकाल दूंगा। फिर उसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। 3rd पार्ट करेंगे, उसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।